हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। उम्मीद है आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें टेस्ट सीरीज़, PYQs और पेपर को अप्रोच कैसे करें इस पे बात करूंगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो सबसे पहला टॉपिक था जो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ा हुआ था उस पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। यहाँ जो नए एस्पायरेंट्स हैं, मैंने ध्यान रखा है कि टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए आमतौर पे जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उन चीज़ों को एड्रेस कर पाऊँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहता है कि टेस्ट सीरीज़ क्यों ज़रूरी है। फिर ये होता है कि अगर हमें टेस्ट सीरीज़ देनी है, ज्वाइन करनी है, तो हम कौन सी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाना सफिशिएंट रहता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्वाइन कर ली है लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, रैंकिंग जो है बहुत अच्छी नहीं आ रही है, तो उस बारे पे भी मैं बात करूँगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम टेस्ट सीरीज़ का बेस्ट यूज़ कैसे करेंगे, तो हम ये सारे जो है डायमेंशंस एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर क्यों, है ना, कि हमें टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें टेस्ट लगाने चाहिए। तो हर एस्पिरेंट ये जानता है कि इस तैयारी में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश की है, लेकिन अगर हम उसी नॉलेज को जब टेस्ट करने की बात आती है तो कई ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो टेस्ट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कई सारी वजह हो सकती हैं, वो इंस्टेंटली उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उनका रिवीजन नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो ऐसी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम कर सकते हैं अगर हम कोई प्रॉपर टेस्ट प्लान को फॉलो करते हैं। तो मुद्दा यही है कि हम टेस्ट के थ्रू अपने लर्निंग प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं, जो हमारे वीकर एरियाज़ हैं उनको समझ सकते हैं, नए फैक्ट्स हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो हम उनको मेमोराइज़ कर पाते हैं। कई हम ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे हम कई बार चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें ठीक से समझ में नहीं आती, या फिर हम किसी डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को समझ जाते हैं। तो जब हम ऐसी गलतियां टेस्ट में कर लेते हैं तो एक्चुअल एग्ज़ाम में वो चीज़ें हम अवॉइड कर पाते हैं और जो एक्चुअल एग्ज़ाम में हम उसमें बेहतर कर पाते हैं। तो इसलिए जो लर्निंग का प्रोसेस है उसमें ये टेस्ट सॉल्व करना एक मुझे लगता है अहम चीज़ बन जाती है। और जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है कहीं ना कहीं एक एप्टीट्यूड हमारा बनता है MCQs को सॉल्व करने का, जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो एक चीज़ मुझे लगती है कि जब हम टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम से हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ता है और हमें ये कहीं ना कहीं फील होने लगता है कि हाँ, हम एग्ज़ाम देने जाएंगे और उस एग्ज़ाम के लिए एक सीरियसनेस, एक जो स्पिरिट है कंपटीशन की, वो कहीं ना कहीं आती है। और ये चीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में रिजल्ट्स को बेहतर करने के लिए। दूसरी चीज़ जो है कि हमने वाई वाले फैक्टर पे बात की है, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स समझते हैं कि आखिर टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। अब दूसरा चीज़ जो आम तौर पे नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डाउटफुल रहता है, मतलब वो डाउट में रहते हैं कि हम कौन से टेस्ट प्लान को फॉलो करें, कौन से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो यहाँ मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंग्लिश मीडियम में जो बेहतर टेस्ट प्लान है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपैरेटिवली थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर भी जो मार्केट चलता है वो आम तौर पे आप देखोगे विजन IAS, फोरम IAS, नेक्स्ट IAS और कई और कोचिंग हैं जो इस तरीके के प्लान चलाती हैं अपने टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। तो इंग्लिश मीडियम में इस तरीके के ऑप्शंस हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, और हिंदी मीडियम वालों में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। वो आमतौर पे आप देखोगे कि विजन IAS जो मोस्टली हर कोई फॉलो करता है हिंदी मीडियम में, और फोरम IAS में पता नहीं हिंदी में टेस्ट आए हैं या नहीं, लेकिन इनके टेस्ट आमतौर पे ठीक होते हैं। और जिस एक चीज़ को मैंने फॉलो किया है लगातार, वो ये रहता है कि प्रीलिम्स से लगभग 60 दिन पहले IAS बाबा का
एक 60 डेज़ प्लान करके आता है, वो मतलब मैंने फॉलो किया है और काफ़ी क्वालिटेटिव चीज़ रहती है। तो यहाँ हिंदी मीडियम की जो एस्पायरेंट्स हैं वो आमतौर पे मतलब किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो। जैसे हिंदी मीडियम में जो सबसे प्रतिष्ठित कोचिंग है वो दृष्टि आईएएस मानी जाती है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँ तो प्रीलिम्स के जो उनके टेस्ट हैं वो इतने क्वालिटेटिव नहीं हैं। उनमें वो अप्रोच देखने को नहीं मिलती है जो यूपीएससी के पेपर में आमतौर पे होती है। तो यहाँ जो मेरा अनुभव रहा है वो विजन आईएएस और फोरम आईएएस और ये आईएएस बाबा का जो 60 डेज़ प्लान है, कहीं ना कहीं मैं जब टेस्ट की बात करूँगा तो मैं पूरी तरीके से इन पे रिलाई करता रहा हूँ और मुझे अपने रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जीएस के मामले में बहुत बेहतर देखने को मिले हैं। और यहाँ जब मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ तो आप एक चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वो है सीसेट, है ना। यहाँ आप केवल ऐसा ना हो कि आप केवल जीएस के ही टेस्ट सॉल्व करते रहें और आप सीसेट को पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। जिस तरीके से यहाँ मैं बात कर रहा था कि हमें अपने वीकर एरियाज़ देखने हैं, तो यही बात केवल जीएस के लिए नहीं है। अगर आपको सीसेट में किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत है तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगला जो पॉइंट है वो है कि आखिर कितने टेस्ट सॉल्व किए जाएं। तो यहाँ मैं एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट करूँगा कि आप नंबर ऑफ़ टेस्ट पे मत जाइए कि मुझे 100 टेस्ट सॉल्व करने हैं या मुझे 50 करने हैं, है ना। कई ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो 100 टेस्ट सॉल्व करते हैं लेकिन किसी भी एक टेस्ट का रिवीजन नहीं कर पाते। वो अपनी मिस्टेक्स को समझने की कोशिश नहीं करते, केवल टेस्ट लगाया और बाद में उसको फेंक दिया। मतलब उसका दोबारा उन्होंने देखा भी नहीं कि उन्होंने एक होता है ना कि हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं कि हमने कितने क्वेश्चंस किए, उनमें से कितनों में तुक्का लगाया, कितनों में हमें डाउट था लेकिन वो बस ठीक हो गए। तो इस तरीके का एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया, तो ये 100 टेस्ट लगाने वाले एक्चुअल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मैं कहूँगा केवल 30-35 टेस्ट लगा के जाएंगे, लेकिन वो अपनी गलतियों को समझते हैं, प्रॉपर प्लान के साथ टेस्ट को सॉल्व करते हैं। वो अपने लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें इस चीज़ पे काम करते हैं कि मैं टेस्ट से सीखूं कैसे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि आप 100 टेस्ट का रिवीजन कर पाओगे तो आप 100 टेस्ट लगा लो, लेकिन अगर आप इतना ना कर पाओ तो जो मुझे लगता है आप कोई भी एक टेस्ट का प्लान जो है वो प्रॉपर फॉलो कर लो। मतलब अगर जैसे मान लो आपने विजन आईएएस का लगाया और विजन आईएएस में 35 टेस्ट का प्लान है, तो आप ये 35 जो है पूरी ईमानदारी के साथ लगाओ। इन टेस्ट में आप इनका प्रॉपर रिवीजन, इनसे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप निकाल पाएँ, ये सब चीज़ें अगर आप तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। और यहाँ केवल विजन आईएएस नहीं, जो भी टेस्ट है, मतलब आप प्लान ज्वाइन करने का सोच रहे हो, है ना, चाहे आप फोरम का सोच रहे हो, विजन का सोच रहे हो या फिर बाजीराव का सोच रहे हो, जो भी कोचिंग है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जीएस में कम से कम 40 टेस्ट आप लगा के जाना। और यहाँ फिर वही बात कि सीसेट को आपको भूलना नहीं है। और सीसेट को लेकर के अगर किसी को थोड़ा भी दिक्कत लग रही हो तो मैंने कोशिश की है कि जो मेरा अनुभव रहा है वो मैंने एक वीडियो इस पे बनाई है, आप लोग देख सकते हो। और बस उसको ना पूरी इज्जत देना सीसेट को, उसकी किसी भी कीमत पे हल्के में लेना नहीं है सीसेट को। और यहाँ पे एक मुझे बात बतानी है, जैसे 2020 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने लगभग 70 टेस्ट लगाए थे। तो यहाँ मैंने विजन आईएएस का प्लान प्लस इनसाइट्स ऑन इंडिया का प्लान प्रॉपर फॉलो किया था, तो वो टेस्ट लगभग 70 के आसपास बने थे। तो वहाँ जो मेरा स्कोर रहा है वो ठीक रहा था, जिसको मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा भी। लेकिन 2023 में मैंने केवल 35 टेस्ट लगाए, उसके बावजूद भी जीएस में मेरा स्कोर ठीक आया था। और यहाँ 35 टेस्ट इसलिए लगाए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीएस में उतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे सीसेट में दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं अपने उस टाइम को कहीं ना कहीं सीसेट की तरफ लेकर के गया और रिजल्ट जो है वो बेहतर मेरे पक्ष में आए भी थे प्रीलिम्स के। तो यहाँ एक चीज़ मैं और स्पष्ट करूँगा कि क्योंकि आमतौर पे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इन सभी में ये टेस्ट जो है मार्केट में मिल जाते हैं। तो अगर आप
डिसिप्लिन के साथ अपने रूम पर बैठ कर के टेस्ट लगा पाएँ, तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है एक बेहतर चीज़ हो सकती है। आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन ना कर पाएँ, आप तभी कोचिंग ज्वाइन करना। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से टेस्ट ले करके आप एक फ़िक्स टाइम पे उनको लगा सकते हो। इसके बाद जो अगला है कि कई लोगों ने ज्वाइन किया होगा, उनका स्कोर कम हो रहा होगा, रैंकिंग अच्छी नहीं आ रही होगी, या फिर कई लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो दोनों ही चीज़ों में आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका स्कोर लो हो रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको उनके कारण समझने की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्कोर आपका बहुत लेकिन अगर आपका स्कोर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर रह रहा है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो एग्ज़ाम कंडीशन में भी बना रहे, आपको इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। एक्चुअल एग्ज़ाम में भी आप उन चीज़ों को डिलीवर कर पाएँ, तो इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हवा में उड़ना, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि लो स्कोर हो रहा है तो आपको जो लो स्कोर होने के कारण हैं उन पे काम करना है, और हाई स्कोरिंग में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज़ का हाई स्कोर कई बार ख़तरनाक भी होता है, क्योंकि एक्चुअल जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वहाँ PYQs वगैरह कहीं ना कहीं सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस पे हम टाइम के साथ बात करेंगे। तो यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे लो स्कोर अगर किसी के कंसिस्टेंटली हो रहे हैं तो वो थोड़ा देखेंगे। तो शुभम सर जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले उन्होंने टेस्ट दिया था, एक शायद विजन IAS का अभ्यास वाला उन्होंने टेस्ट दिया था। तो उसमें उनका स्कोर आई थिंक 74 ऐसा कुछ था, मुझे एकदम सटीक ध्यान नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है 200 में से 150 ही स्कोर कर रहा है, मतलब दिक्कत कहीं ना कहीं टॉपर को भी होती है। और बस ये है कि आप अपनी लर्निंग्स पे फोकस कीजिए। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 2020 में प्री से लगभग एक हफ़्ते पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, और फुल लेंथ टेस्ट थे, और उनमें मेरा स्कोर जो है लगभग 60 में आके रुक गया था। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट हुआ था और एक डाउट क्रिएट हो गया था कि पता नहीं एक्चुअल एग्ज़ाम में भी ये स्थिति ना हो जाए। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ मॉक टेस्ट में 60 आने के बावजूद भी जो एक्चुअल एग्ज़ाम था उसमें जो मेरा स्कोर था वो आप देख सकते हो, वो GS में 110 था, ठीक है। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आप जो है UPSC में कम स्कोर करोगे या ज़्यादा करोगे, लेकिन एक प्रैक्टिस के लेवल पे। और जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें हमारी जो कंटेंट है कहीं ना कहीं हम उसको इम्प्रूव कर पाते हैं, प्रैक्टिस कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, चीज़ों को मेमोराइज़ करने में वो हेल्प करती है। एक स्पिरिट आती है कंपटीशन की, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है। तो यही है कि आप जो है लर्निंग्स पे फोकस कीजिए। और दूसरी चीज़ है कि आप ये बखूबी जानते हो कि अगर आपका स्कोर लो हो रहा है तो आप मेहनत कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये आप मतलब अपने अंदर से आप बखूबी जानते हो, है ना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो आप यकीन मानो कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, है ना। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जो अगला पॉइंट है वो हम बात करेंगे बेस्ट यूज़ हम कैसे कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अपना शेड्यूल बना लो, प्लान बना लो कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे, आप कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो वहाँ सब्जेक्ट पढ़ना और उसके साथ ही टेस्ट लगाना, PYQ सॉल्व करना मुझे सबसे ठीक स्ट्रेटजी लगती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा ब्रेक लेके टेस्ट देते हैं, जैसे अगर उन्होंने पढ़ लिया तो उसके लगभग एक हफ्ते बाद या फिर कुछ दिनों बाद वो टेस्ट देते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखोगे कि आप किसी भी कीमत पे आप ये मत करना कि मेरी तैयारी नहीं है या फिर
जब मेरी एकदम परफेक्ट हो जाएंगी चीज़ें मैं तब जाके टेस्ट दूंगा, तो वो परफेक्शन कभी नहीं आएगा। तो आपका अगर आपने सोच लिया है कि आपको 2 दिन में एक टेस्ट देना है, तो किसी भी हालत में आपको जितनी भी चीज़ें पढ़नी है आप उससे पहले पढ़ लीजिए और टेस्ट को टालिए मत। हर हाल में आपको टेस्ट देना है, चाहे आपकी उस टाइम तक 100% तैयारी हो या फिर आपकी 60% तैयारी हो। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आप ही के ऊपर है कि कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है जो एनालिसिस से जुड़ी हुई है कि कई एस्पायरेंट्स हैं जो टेस्ट का पूरे पूरे दिन एनालिसिस करते हैं, मतलब टेस्ट देने के बाद कोई और काम नहीं होता है, केवल वो टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है नुकसानदेह हो सकती है। जो चीज़ मेरा अनुभव है वो ये है कि अगर आप स्टैटिक पार्ट के टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट, तो उसमें आप उस टेस्ट को मतलब मुझे लगता है 3 घंटे से 4 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 घंटे मैं कहूँगा। तो उसमें आप इंस्टेंटली आप टेस्ट देने के बाद उसको डिवाइड कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन थे मुझे कंफर्म्ड आते थे, कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जिनकी मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, और कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो चीज़ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है वो यहाँ पे आती है कि ऐसे कितने क्वेश्चन थे जहाँ मैं क्लियर नहीं था, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मतलब मैंने पढ़ तो रखा था लेकिन मुझे चीज़ें कम याद थी या फिर याद थी, मैं डाउट में था कि ये लगाऊँ, है ना। तो आपको इस तरीके की डाउट वाली चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान रखना है और ये डाउट आपको सबसे पहले दूर करने हैं। और इसको दूर करने का तरीका ये हो सकता है कि आप जो टेस्ट के सॉल्यूशन हैं आप उनको पढ़ सकते हो, या फिर जिस बुक से आपने पढ़ा है, किसी भी नोट से आपने पढ़ा है, आप दोबारा से उसका रिवीजन कर सकते हो। और जो लैक ऑफ नॉलेज वाले क्वेश्चन हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट सीरीज़ में आमतौर पे उनकी डिफ़िकल्टी को बढ़ाने के लिए कई ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई सारे क्वेश्चन बहुत ऊट पटांग टाइप के दिए होते हैं। अगर वो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो आपको उनका प्रॉपर सॉल्यूशन बहुत लंबे टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ एग्ज़ाम में हिट कर सकती है प्री के स्तर पे, मेंस के स्तर पे, तो आप उसको देख सकते हो, नहीं तो आपको 100 के 100 सॉल्यूशन पढ़ने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपके फंडामेंटल्स जो हैं किसी भी सब्जेक्ट की, अगर वहाँ से चीज़ें गलत हो रही हैं, मतलब अगर आप DPSP से जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत करने लगे पॉलिटी में, या फिर इकॉनमी हुआ और आपकी जो GDP, GNP, NNP इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ आई और आप वो गलत करने लगे, है ना, या फिर आपने पढ़ा नहीं, तो इन चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको एकदम फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। और अगर यहाँ पे आपको डाउट भी हो रहा है ना, तो उनको जितनी जल्दी आप क्लियर कर पाओ उतना ही बेहतर है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और है, जैसे हम तुक्केबाजी कहते हैं, तो तुक्केबाजी में क्या है कि हम जैसे मतलब तुक्केबाजी एकदम वैसी नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ आइडिया नहीं है लेकिन हमने 10 क्वेश्चन में कि 5 में B भर दिए, 5 में C भर दिए, वो एक गलत चीज़ है ना। अगर आप 2 ऑप्शन में फंसे हो, 3 ऑप्शन में फंसे हो, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने मान लो 5 क्वेश्चन हैं और उसमें आपको 2 में डाउट था, मतलब 2 ऑप्शन में आपको डाउट था और आपने इसमें लगाए तो आपके 4 गलत हो गए, 1 सही हो गया, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरीके से फंसो तो आप कोशिश करो कोई लॉजिक कुछ आपको याद आ रहा हो, ठंडे दिमाग से उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो। जब आपको लॉजिक्स मिल जाए, कोई कुछ भी ऐसी हिंट मिले, तभी आप जो है इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो। और सेम चीज़ आपको जो है इन 3 वालों में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। लेकिन एक जैसे कहावत है कि धूल में लट्ठ मारने वाली एक कहावत होती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो उस हैबिट से बचना होगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो GS का पेपर 2023 में आया था उसमें मुझे लगता है केवल इसी चीज़ की ज़रूरत थी। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इन टेस्ट से सीखनी है। और
बस यहाँ पे ये है, आपको एकदम क्लैरिटी बना के रखनी है अपने फंडामेंटल्स जो हैं उन पे। तो वही है कि आप हर टेस्ट में 20 से 25 पॉइंट्स आप ऐसे निकाल सकते हो जो एग्ज़ाम में काम के होते हैं। अगर आप ऑनलाइन उन टेस्ट को मतलब पीडीएफ डाउनलोड करते हो या फिर किसी भी तरीके से उनके सॉल्यूशंस को आप पढ़ते हो तो आप हाईलाइट कर लो, नोट्स बना लो। लेकिन आप नोट्स जो है मतलब इस तरीके से बनाना कि जैसे मान लो अगर आपने पॉलिटी के 5 टेस्ट लगाए या फिर एनवायरनमेंट के 5 टेस्ट लगाए, तो ये सारे टेस्ट और ये जो पॉइंट हैं, मान लो आपके 100 पॉइंट्स इकट्ठे हुए, तो वो 100 पॉइंट जो है आपके एक जगह पे एकदम कंपाइल्ड होने चाहिए कि जब आप रिवीजन करो आगे चल के, तो वो चीज़ें आप रिवीजन के साथ ही दोबारा से पढ़ पाओ। ऐसा ना हो कि आपने मान लो टेस्ट में हाईलाइट तो कर दिए या फिर आपने टेस्ट तो पढ़ लिया, उसके बाद वो टेस्ट ठीक हो गया या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आप उसके बाद चीज़ों को लगातार ढूंढ रहे हो, वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक जगह पे आप कंपाइल्ड रखो ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। और एक चीज़ है कि आमतौर पे लोग जो है वो सेक्शनल टेस्ट को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये मान के चलता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके आप सेक्शनल टेस्ट थोड़े ज़्यादा लगा सकते हो। मतलब अगर पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट में इन 3 सब्जेक्ट के टेस्ट आम तौर पे ज़्यादा लगाता था, क्योंकि अगर मुझे लगता है इकोनॉमी, पॉलिटी और एनवायरनमेंट पे अगर ठीक ठाक काम कर लिया तो प्रीलिम्स में इतनी दिक्कत होती नहीं है जीएस में। तो यहाँ ये है कि अगर मान लो आपने विजन आईएएस किया, प्रॉपर टेस्ट लगाया और उसमें इनके 5 टेस्ट थे, तो आप कोशिश ये कर सकते हो कि कम से कम 4 टेस्ट और इनके एक्स्ट्रा लगा सकते हो किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट के। तो इतना आप मतलब करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन करना इसी शर्त पे कि आप इनका प्रॉपर रिवीजन भी कर पाओ, अपनी गलतियों को समझ पाओ। और एक चीज़ ये है कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने क्वेश्चंस की आप रेंज डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आप 80 क्वेश्चंस तक जा रहे हो तो आप ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो या फिर आपको 90 क्वेश्चन करना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देंगे शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि जैसे 2023 का जब प्रीलिम्स था तो पेपर देखने के बाद ही समझ में आ गया था कि लगभग अगर मैं 80 से और 85 के बीच में स्कोर करूँगा तो मेरा जीएस क्लियर हो जाएगा। इतना पेपर देख के ही समझ में आ गया था। तो मतलब ये था कि लगभग 40 से 42 क्वेश्चन भी अगर ठीक कर लिए तो जीएस तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ जो चीज़ मैटर करेगी वो ये था कि हमें एक्यूरेसी अपनी जो है किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देनी है। तो जो नए एस्पायरेंट हैं वो अगर मान लो टेस्ट सीरीज अगर वो सॉल्व करते रहे और उनको लग रहा है कि 90 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हर हाल में, और पेपर आ गया 2024 का जो 2023 वाले से भी मान लो एक लेवल ऊपर का है, और वो यहाँ पे 90 तक इसलिए जा रहे हैं कि वो टेस्ट सीरीज़ में भी 90 करते रहे, तो हो सकता है इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े। तो यहाँ पे आप अपनी एक ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ें बना लीजिए कि हाँ लगभग 80 to 90, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो इन चीज़ों का हमें टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगभग इन चीज़ों पे बात की है जो मेरा अपना अनुभव रहा है टेस्ट सीरीज़ को लेकर के। और यहाँ मैं बस एक चीज़ कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि PYQs का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बहुत जल्दी वीडियो लाके इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए ये है कि जितने भी एस्पिरेंट हैं वो एक प्लान के साथ टेस्ट को सॉल्व करते रहें, रिवीजन करते रहें और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें। और एंड में इस वीडियो में मैं बस एक चीज़ और दिखाऊंगा जो मैंने अपनी मार्कशीट के साथ लिखी थी, वो ये है कि आपको CSET को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मतलब CSET पर विशेष काम आप करते रहिए, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी चोट लगती है। तो इसलिए आप अपने पूरे
और टेस्ट का जो आप शेड्यूल तैयार करेंगे उसमें सीसेट को भी जो उसकी आज के टाइम में जगह है वो ज़रूर देंगे। और उसके साथ ही बस आप मेहनत करते रहें, जल्दी ही आपको PYQ से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।